हमारा जो चल रहा है गंदगी हटाना सफाई की प्रक्रिया में पानी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। पानी धुलाई के कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। कपड़े और पानी के बीच एक प्रकार का जुड़ाव होता है। डुबाने के दौरान पानी के कपड़े में प्रविष्ट करता है तथा गीला कर देता है। पेडिसिम या जल कणों में संचलन कपड़े की चिकनाई रहित गंदगी को हटाने में सहायक होता है। हाथ द्वारा मशीन के संचलन द्वारा केवल पानी में धोए जाने गंदगी और मिट्टी के कण हट जाते हैं। पानी के तापमान में वृद्धि के जल कणों में हलचल व भेदन शक्ति बढ़ जाती है और गंदगी चिकनाई युक्त हो तो वह भी लाभप्रद होता है, किंतु केवल पानी उस गंदगी को दूर नहीं कर सकती जो पानी में घुलनशील नहीं है। इसमें गंदगी को निलंबित करने के लिए सामर्थ्य भी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हटी हुई गंदगी पुनः कपड़े में जम जाती है। बार बार धोने के पश्चात कपड़े में मैले हो जाने का मुख्य कारण गंदगी में पुनः कपड़े में जम जाना है। साबुन व डिटर्जेंट धुलाई के कार्य में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सफाई अभिकर्मक है। साबुन प्राकृतिक तेलों या वसा एवं क्षार से बनाया जाता है। यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो कपड़े पर साबुन का प्रयोग करते समय वह निकाल दी जाती है। संश्लिष्ट डिटर्जेंट के रसायनों से बनाया जाता है। साबुन व डिटर्जेंट दोनों पाउडर, फ्लैक बार, चक्की और तरल स्वरूपों में बेचा जाता है। प्रयुक्त किए जाने वाले साबुन व डिटर्जेंट की किस्म, कपड़े की किस्म और रंग कपड़े की जमी हुई गंदगी की किस्म पर निर्भर करती है। साबुन व डिटर्जेंट दोनों ही एक ऐसी महत्वपूर्ण रासायनिक विशिष्टता पाई जाती है जो सतह पर क्रिया करने वाले अभिकर्मक होते हैं, सरफेक्टेंट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अभिकर्मक पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। इस प्रभाव को कम करने वाले पानी कपड़ों के अधिक सहजता से डुबोया जाता है। धब्बे और गंदगी को अधिक तेजी से दूर किया जाता है। धुलाई डिटर्जेंटों और सल्फेटों तथा अन्य तत्वों की धुलाई पानी में हटाई गई गंदगी के निलंबित रखने का कार्य करते हैं, जिससे वह पुनः साफ कपड़ों में नहीं जाती है, जिससे कपड़ों में मटमैला में रोका जा सकता है। साबुन व डिटर्जेंट में कुछ अंतर है। साबुन में अनेक ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण डिटर्जेंट की अपेक्षा उन्हें अधिक पसंद किया जाता है। इसका उल्लेख प्राकृतिक उत्पाद या त्वचा के पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। साबुन जैव अपघटनीय होने से हमारी नदियाँ और झरनों को प्रदूषित नहीं करते हैं। दूसरी ओर साबुन कठोर जल को प्रभावी नहीं होते, इसके परिणाम स्वरूप अपव्यय होता है। साबुन की एक और कमी यह है कि संश्लिष्ट डिटर्जेंट की तुलना में कम सक्षम होते हैं। कुछ समय बाद इसकी साफ करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। डिटर्जेंट का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इसकी सफाई से प्रत्येक कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग हेतु विशिष्ट रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। धुलाई की विधियाँ। साबुन व डिटर्जेंट एक बार गंदगी युक्त चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, पश्चात उसे खंगाल दिया जाए तो डुबो दिया पड़ता है। वस्त्र के कुछ हिस्सों में ऐसी गंदगी लगी होती है जिनके साथ चिपकी होती है। धुलाई के लिए प्रयुक्त विधियाँ इन दो कार्यों में सहायता करती है। वस्त्र के साथ चिपकी गंदगियाँ अलग करना, उसे निलंबित रखना। चयनित विधि रेशे के अंश, धागे की किस्म व वस्त्र के निर्माण में धुलाई की जाने वाली वस्त्रों के आकार तथा भार पर निर्भर करती है। धुलाई की विधियों में निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है: घिसकर, रगड़कर, मलकर, निचोड़कर, चूषण, पंप मशीनों द्वारा धुलाई। आइए हम विधि के विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें रगड़ना, यह धुलाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सफाई की यह विधि मजबूत वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होती है। रगड़ वस्त्र के एक भाग में दूसरे भाग के साथ रगड़ कर साफ उत्पन्न किया जाता है। वैकल्पिक रूप से हाथ की हथेलियों पर भी किसी स्क्रबिंग बोर्ड का वस्त्र के गंदे भागों को रख कर ब्रश से रगड़ा जाता है। धुलाई का एक उदाहरण है रेशम या ऊन जैसे नाजुक कपड़ों के लिए के पाइल। लच्छेदार वस्त्र, कढ़ाई करने वाले वस्त्रों के लिए सतही रगड़ना नहीं चाहिए। मलना और निचोड़ना, जैसा कि नाम से ही पता है कि विधि के कपड़े के साबुन के घोल में हाथों से धीरे धीरे मलना और मसला जाता है। चूँकि विभिन्न विधि में बहुत कम जोर लगाया जाता है, यह कपड़े के तंतुओं और रंग के धुलाई में हानि नहीं पहुँचती है। इस प्रकार ऊन, रेशम व रेयन रंगदार वस्त्रों के लिए नाजुक कपड़ों की साफ करने के लिए यह विधि सहजता से प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक गंदे कपड़ों के लिए यह विधि प्रभावपूर्ण नहीं होती है। चूषण पंप द्वारा धुलाई, इस विधि का प्रयोग
तौलिए जैसे कपड़ों के लिए किया जाता है जिस पर ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता। वस्त्र इतना बड़ा हो कि भारी हो कि उस पर मलने और दबाने की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कपड़े के एक टब में साबुन का घोल में डाला जाता है। चूषण पंप की बार बार दबाया जाता है, उठाया जाता है। दबाए के कारण वस्त्र उत्पन्न निर्वात गंदगी कणों में ढीला हो जाती है। मशीन में धुलाई। धुलाई मशीन मेहनत को बचाने वाली युक्ति है। विशेष रूप से बड़ी संस्थाओं जैसे कि अस्पताल, होटलों में प्रयोग किया जाता है। आजकल बाजार में विभिन्न कंपनियों में विभिन्न धुलाई मशीनें उपलब्ध है। प्रत्येक मशीन की धुलाई तकनीक एक ही है। गंदगी को निकालने के लिए वस्त्रों को इन मशीनों में धुलाई के लिए दबाव या मशीन के टब में घूमने से उत्पन्न किया जाता है। ये मशीनें के साथ जुड़ी केंद्रीय छड़ के दोलन से उत्पन्न होता है। धुलाई का समय वस्त्र की किस्म तथा गंदगी की मात्रा के लिए अनुसार भिन्न होता है। धुलाई मशीन हस्तचलित, अर्ध स्वचालित व पूर्णतः स्वचालित होती है। अंतिम रूप देना। धुलाई के पश्चात कपड़े को साफ पानी में खंगालना अत्यंत आवश्यक होता है तथा तब तक इसके प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट पूरी तरह से निकल नहीं जाता है। अक्सर अंतिम बार खंगालने की प्रक्रिया कुछ अधिक अभिकर्मक भी पानी में मिलाए जाते हैं जो वस्त्र की चमक को बहाल करने में सहायता होते हैं। कपड़े में अधिक कड़ा व चरचरा बनाने के लिए कपड़े में कुछ अन्य अभिकर्मक भी मिलाए जाते हैं। नील व चमक पैदा करने वाले पदार्थ। आपने देखा होगा कि बार बार प्रयोग किए जाने पर धुलाई के साथ सफ़ेद वस्त्र कपड़ों में सफ़ेदी समाप्त होने लगते तथा वह पीले पड़ जाते हैं। संश्लेषित व निर्मित वस्त्रों के साथ मिश्रण वाले ये रंग खराब होने का मटमिला सा हो जाता है। पीलेपन को दूर करने के लिए सफ़ेद को वापस लाने के लिए नील का प्रयोग सिफारिश की जाती है। इसे मटमेलेपन को उपचार नहीं हो सकता है। नील बाजार में अल्ट्रा मैरीन नील, अल्ट्रा अत्यधिक बारीक पाउडर वर्णक के रूप में तरल रासायनिक रंजक के रूप में उपलब्ध होता है। अंतिम बार खंगालने के समय नील का सही मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। पाउडर वाले नील को पानी में थोड़ा सी मात्रा मिलाकर पेस्ट बना लेना चाहिए, फिर उसे अधिक पानी में मिला देना चाहिए। इस घोल का प्रयोग तत्काल किया जाता है क्योंकि इस रखने जाने पर पाउडर तल पर जम जाता है। उसके परिणाम स्वरूप कपड़े पर धब्बे पड़ सकते हैं। तरल नील का प्रयोग करना अपेक्षाकृत सहज होता है। इससे अधिक एक सार प्रभाव पड़ता है। एक बार ध्यान रखना चाहिए कि नील का प्रयोग वस्त्र का पूर्णतः गीली स्थिति किंतु टपकती हुई नहीं किया जाना चाहिए। निचोड़े गए सजावटों से मुक्त वस्त्र को कुछ समय के लिए नीले घोल में घुमाएं। अधिक नमी को निकाल दें, उसे सूखने दें। चमक पैदा करने के लिए अभिकर्मक क्लोरोसेट नमक चमक पैदा करने वाले अभिकर्मक सम्मिश्रित होते हैं। इसमें निम्न ग्रेड वाले कमजोर रंजक प्रयुक्त किए जाते हैं और इसमें फ्लोरोसेंस विशिष्टता निहित होती है। यह सम्मिश्रण कम तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ पर प्रकाश के समाहित कर सकते हैं। अधिक तरंग दैर्ध्य को पुनः निस्रावित करके किसी वस्त्र को फ्लोरोसेंट चमक वाले अभिकर्मक का प्रयोग करके गहरे चमक वाले सफ़ेद किया जा सकता है। पीलेपन व मटमेलेपन दोनों ही दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग रंगीन प्रिंटेड वस्त्रों में भी किया जा सकता है। चमक लाने के लिए अभिकर्मक को कई बार श्वेतकर्ता भी कहा जाता है, किंतु ये रंग को खराब नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए इसे विरंजक नहीं समझना चाहिए। स्टार्च व कड़ा करने वाले अभिकर्मक। बार बार धुलाई में वस्त्र में बाने को नुकसान पहुंचा जाता है, जिससे उसकी चमक व चटक भी कम हो जाती है। वस्त्र को थोड़ा कड़ा या चिकना चमकीला बनाने में सर्वाधिक आम तकनीक स्टार्च लगाना, कड़ा करने के लिए अभिकर्मक का प्रयोग करना, फिनिशिंग के लिए न केवल कपड़े में रूप रंग की बनावट के सुधार लाने के लिए बल्कि वस्त्र में सीधी गंदगी संपर्क से भी बचाव के लिए स्टार्च लगाने के लिए धुलाई का सहज भी होती है, क्योंकि गंदगी वस्त्र के बजाय स्टार्च के चिपक जाती है। कड़ा करने के लिए अभिकर्मक प्रकृति के मुख्यतः पशुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है। कड़ा करने के लिए सर्वाधिक सामान्य अभिकर्मक स्टार्च, बबूल के गोंद, बोरेक्स व जिलेटिन है। स्टार्च गेहूं, मैदा, चावल, अरारोट, टेपियोका, कसावा आदि इत्यादि से प्राप्त कर बाजार में पाउडर के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग पूर्व इन्हें पकाना पड़ता है। स्टार्च को गाढ़ापन स्टार्च के लिए वस्त्र के मोटाई पर निर्भर करने वाले कपड़े अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग केवल सूती लीलन कपड़ों में किया जाता है। मोटे सूती कपड़ों में हल्का स्टार्च लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि पहले वस्त्रों में अधिक स्टार्च लगाना जाना आवश्यक होता है। बाजार में उपलब्ध
व्यापारिक रूप से तैयार किए गए स्टार्च का प्रयोग करना सहज है और उन्हें करने के लिए सामान्य गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बबूल के गोंद, बोरिक गोंद, अरेबिक बबूल की गोंद प्राकृतिक गोंद को दानेदार गांठे के रूप में उपलब्ध होता है। कड़ा करने पर घोल बनाने के लिए इसे रात भर पानी में भिगोना पड़ता है, फिर इसे एक गांठ रहित घोल बनाने के लिए छान लिया जाता है। इसमें केवल हल्का कड़ापन ही आता है, चड़चड़ेपन के स्वरूप में अधिक होता है। इसका प्रयोग रेशमी वस्त्रों, अत्यधिक महीन सूती वस्त्र, रेयान या रेशमी सूती मिश्रित वस्त्रों में किया जाता है। जिलेटिन इसको बनाने के लिए प्रयोग में लाना सहज है, किंतु इसे गृह निर्मित स्टार्चों की तुलना में यह महंगी होती है। बोरेक्स यह वस्तुतः स्टार्च नहीं है, किंतु स्टार्च के घोल में इसकी छोटी सी मात्रा मिला देने से कढ़ाई की प्रक्रिया का सुधार आता है। यह स्टार्च लगने के पश्चात वस्त्र की इस्त्री की जा सकती है। बोरेक्स पिघल जाता है और वस्त्र की जगह पर पतली सी परत बन जाती है, जलरोधी स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग नम जलवायु में कपड़े के कड़ापन बना देता है। कड़ा करने वाले अभिमार्जक का प्रयोग वस्त्र के रेशम के अंश के रूप में विशिष्ट प्रयोगों में आधारित है। व्यक्तिगत वस्त्रों के लिए प्रयोक्ता को पसंद पर निर्भर करता है। स्टार्च का घोल लगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्टार्च का सही मात्रा में प्रयोग करना, पूर्णतः गीला किंतु पानी टपकता रहे कपड़े पर अच्छी प्रकार के घोल से मला जाता है। पानी की अतिरिक्त मात्रा में दबाव निकाला जाता है, फिर उसे घुमाया जाता है। गहरे रंग के सूती वस्त्रों पर स्टार्च लगाने के समय नील या चाय के घोल की एक छोटी सी मात्रा स्टार्च के घोल को मिलाया जाना, ताकि कपड़े सफ़ेद धब्बे ना पड़े। सुखाना, कपड़ों को धोना और उस पर नीले स्टार्च के पश्चात इस्त्री करने से पहले सुखाया जाना आवश्यक होता है। सुखाने के सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कपड़े को उल्टा करके बाहर धूप में सुखाना। धूप में न केवल कपड़े जल्दी सूखते हैं बल्कि एंटीसेप्टिक का काम भी करते हैं। श्वेत कपड़ों के विरंजक अभिकर्मक काम में ले जाते हैं। रेशम उन वस्तुओं पर नाजुक कपड़ों के बहुत अधिक समय तक धूप में लटकाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तेज धूप से वस्त्रों की क्षति पहुंचती है। संश्लेषित वस्त्रों से धूप अधिक देर तक रखने से मजबूती कम हो जाती है, कपड़े पीले पड़ जाते हैं, इसकी सफ़ेदी वापस नहीं आती है। इन वस्त्रों को घर के भीतर ही सुखाना चाहिए।